प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको राष्ट्रीय आय की व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की कैसे गणना की जाती है, इसे उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमें राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से करनी है। इससे पहले मैं आय विधि से इसी क्वेश्चन में कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और उससे पहले मैं आपको उत्पादन विधि भी समझा चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको व्यय विधि को समझाऊंगा, बट व्यय विधि के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा कि व्यय विधि का मतलब क्या होता है और व्यय विधि का फॉर्मेट क्या होता है, यानी किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। तो चलिए वीडियो को फाइनली अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आखिर एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड को जानने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं, कारक सेवाएं होती हैं। किसी भी देश के जो निवासी होते हैं, जो नागरिक होते हैं या जो उपभोक्ता होते हैं, उनके पास चार कारक सेवाएं होती हैं जो कि श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम होती हैं। इन्हीं कारक सेवाओं को हम उत्पादन के कारकों की तरह प्रयोग करते हैं। उत्पादन के कारकों यानी इनपुट की तरह हम इन्हें प्रयोग करते हैं। ये हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उत्पादन के कारकों की तरह प्रयोग करता है और उससे क्या करता है, उत्पादन करता है। उत्पादन, अब वही उत्पादन के थ्रू एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या जनरेट होती है, आय जनरेट होती है और उसी आय को हम विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों मेरी बात कि हमारी जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, इन्हें हम प्रोडक्शन के इनपुट की तरह प्रयोग करके प्रोडक्शन करते हैं। वो प्रोडक्शन हमारी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी इनकम को हम एक्सपेंड कर देते हैं यानी एक्सपेंडिचर कर देते हैं अपनी पर्सनल और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, व्यय विधि कुछ नहीं है सिवाय आप ये समझिए कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में जितनी भी समस्त वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, जो भी अंतिम वस्तुओं पे जो खर्चा किया जाता है, भले वो उपभोग के रूप में हो या निवेश के रूप में हो, अगर आप उसे जोड़ देते हो तो आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मिल जाता है, जिसमें अगर आप विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ देते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए अब इसके मीनिंग को मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपने याद रखना है एक और चीज आप समझ लीजिए, उत्पादन। देखिए, ये जो उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन से हमारी क्या जनरेट होती है, एक देश की अर्थव्यवस्था में आय जनरेट होती है और आय यानी इनकम जनरेट होती है और इसी इनकम को हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं यानी एक्सपेंडिचर कर देते हैं यानी व्यय कर देते हैं यानी एक्सपेंडिचर कर देते हैं। और ये जो चक्कर है ना दोस्तों, चलता रहता है। जब आप उत्पादन की गणना के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वो उत्पादन विधि कहलाती है, जब आय के माध्यम से करते हो तो आय विधि कहलाती है और जब व्यय के माध्यम से करते हो तो व्यय विधि कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल है। और ये उत्पादन कैसे प्राप्त होता है, उत्पादन के कारकों की तरह। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और भी ज्यादा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने समष्टि अर्थशास्त्र की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कीजिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां जाके देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आपको आएगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड।
तो देखिए अब इसके मीनिंग को आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इसका बेस बता दिया। तो देखिए वह विधि होती है, वह विधि होती है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को नापा जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीवर्ड है वो अंतिम व्यय को नापा जाता है। भले उपभोग के रूप में हो, भले वो निवेश के रूप में हो, बट जो अंतिम वस्तुओं पर जो अंतिम व्यय किया जाता है उसको अगर आप जोड़ देते हो एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान या ड्यूरिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यय विधि कहते हैं, व्यय विधि। अब देखिए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके कुछ दूसरे नाम हैं जिसे आप समझोगे और समझ में आएगा। तो देखिए इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड, जिसे आय विन्यास विधि कहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी देश है, जैसे भारत अगर एक देश है तो उसमें जितने भी निवासी हैं उनको अपने जीवन यापन के लिए क्या चाहिए, आय चाहिए। और वो आय कैसे प्राप्त करते हैं, अपनी कारक सेवाएं देखिए उत्पादन क्षेत्र को, उत्पादन क्षेत्र उसको बदले में उनकी कारक आय के बदले में उन्हें क्या देते हैं, नेचुरल सी बात है आय देते हैं। और उस आय को वो क्या करते हैं, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए या फिर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आय को वो खर्च करते हैं। तो देखिए तभी इसका नाम पड़ा है इनकम डिस्पोजेबल मेथड, यानी आय विन्यास विधि। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए उसे विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है जो वह आय के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, इसका दूसरा अगर आप पहलू देखेंगे, दूसरा नाम, तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि भाई ये जो हमारी आय विधि है इसका एक और नाम है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड। क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर व्यय की बात करें, यदि हम व्यय की बात करें, जरा यहाँ पे एक चीज मैं पेन ले लेता हूं, अरे एक मिनट दोस्तों, देखिए अगर आप व्यय की बात करें तो व्यय को हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा उपभोग और एक होता है हमारा निवेश। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आय का वह हिस्सा जो आपने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे खर्च कर दिया उसे व्यय उपभोग कहलाएगा। और उपभोग यानी कंजम्पशन में याद रखना है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और जब आप किसी वस्तु आय का वह हिस्सा, आप ऐसे मान लीजिए आय का वह हिस्सा जो आपने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से खर्च किया है, वो आपका निवेश कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मान लीजिए अगर मैंने एक कार खरीदी और उस कार को मैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो वो मेरा कंजम्पशन कहलाएगा, यानी उपभोग कहलाएगा। अगर उसी कार का मैं प्रयोग अपने ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनको लाने ले जाने के लिए कर रहा हूं, तो वो मेरा निवेश कहलाएगा। तो देखिए कार खरीदना एक खर्चा है, वो उपभोग भी हो सकता है, वो निवेश भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करना है तो वो उपभोग है, और अगर आपको आपकी व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति करना है तो वो आपका निवेश है। बहुत ही सिंपल सी बात है। व्यय विधि के माध्यम से जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं मेरे दोस्तों, तो एक लेखा वर्ष के दौरान जो परिवारों के द्वारा या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा या सरकार द्वारा ये जो भी उपभोग किया जाता है और जो भी निवेश किया जाता है एक साल के भीतर, उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, अंतिम व्यय के रूप में जोड़ देते हैं, तो उसे ही हम दोस्तों राष्ट्रीय आय की व्यय विधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा आपको, जो कि क्या है मेरे दोस्तों, इसका फॉर्मेट। देखिए उत्पादन विधि हो, आय विधि हो या व्यय विधि हो, इन तीनों के आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे पता होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट नहीं पता तो आप इसे एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं उत्पादन, आय और व्यय इन तीनों विधियों के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तीनों के फॉर्मेट को बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे विक्की की पाठशाला को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी वाइफ का एक चैनल है रमा की किचन, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब ये निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? देखिए निजी अंतिम उपभोग व्यय जो भी देश के निवासी होते हैं, जो सामान्य निवासी होते हैं, जो एक लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे जो खर्चा करते हैं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उसे उस व्यय को हम निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। अंतिम पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये अंतिम वस्तुओं पे किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं पे। इसी बात का आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, देखिए दोस्तों एक देश की जो सरकार होती है उसको प्रशासन और शासन दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वो भी जो एक लेखा वर्ष के दौरान जो वस्तु तथा सेवाओं पे खर्चा करती है तो उसे भी हम जोड़ेंगे। तो ये दोनों हमारे क्या है? अंतिम उपभोग व्यय हैं। एक निजी लोगों के द्वारा किया गया है और एक सरकार के द्वारा। निजी लोगों में सामान्य निवासी भी आएंगे और गैर लाभकारी संस्थाएं भी आएंगी, और जो स्वयं उपभोग की वस्तुएं होती हैं जिनका बाजारी मूल्य होता है उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। बट स्वयं उपभोग की सेवाओं को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता, जैसे गृहिणी की सेवा, जो हाउसवाइफ होती है उसका कोई बाजारी मूल्य आप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाता। तीसरे पॉइंट को समझेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और दोस्तों सकल घरेलू पूंजी निर्माण में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हमारा होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और एक होता है, एक आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, स्टॉक में परिवर्तन। अब एक आ गया हमारा स्टॉक में परिवर्तन, तो यहाँ पे स्थायी वर्ड जरूर लगा लें, स्थायी। अगर स्थायी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा निवल निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। अब ये दोस्तों ये जो 5 टर्म है, अगर इन पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी वित्तीय सूचनाओं को अगर आप छोड़ देते हो तो आपको एक लेखा वर्ष के दौरान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले यही चीज देखनी होती है कि इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ पे पहुंच गए। आप पहुंच गए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। आपको निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ये आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, और आपको निकालना है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो पहले आपको इस जी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एन में। यानी अगर आप ग्रॉस इनकम को नेट इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन होती है यानी मूल्यह्रास होता है या स्थिर पूंजी का उपभोग होता है, उसे आपको घटाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, बाजार कीमत से कारक लागत में लाने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी निवल अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 ही स्टेप आपने करने हैं, बहुत ही इजी है। अभी मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर दोस्तों आप रियल में समष्टि अर्थशास्त्र हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, कोई से भी न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा।
जो जिसका भी कमेंट आएगा, जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें और इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मूल्यह्रास घटाता हूँ, अगर मैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को निवल में बदलना चाहता हूं, तो मुझे मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। जैसे ही मैं मूल्यह्रास घटाऊंगा, यानी स्थिर पूंजी का उपभोग घटाऊंगा, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को घटाऊंगा, तो मुझे बाजार कीमत पर निवल मिल जाएगा। तो देखो, सकल से निवल लाने के लिए हमें क्या करना होता है, मूल्यह्रास को घटाना होता है। देन इसके बाद क्या करना है, आपने निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाना है, और निवल अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में से यदि आप आर्थिक सहायता आर्थिक अनुदान को घटाते हैं, तो आपको मिल जाता है निवल अप्रत्यक्ष कर। तो निवल अप्रत्यक्ष कर को जैसे ही आप माइनस करेंगे, तो ये जो बाजार कीमत है ना दोस्तों, ये कारक लागत पे प्राप्त हो जाएगी आपको। देखिए कैसे, तुरंत हो गया, आपने ये नोट किया हो तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए, ये बाजार कीमत थी, अब ये क्या हो गई, कारक लागत पर। सिंपल। तो आपको जब भी राष्ट्रीय आय बोला हो या देशी आय बोला हो, ये नहीं बोला हो कि शुद्ध करें या अशुद्ध करें, कारक लागत पर करें या बाजार कीमत पर, तो आपने याद रखना है कि वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी निवल होनी चाहिए, और वो कारक लागत पे भी होनी चाहिए दोस्तों। अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में, बोला है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए, इसके बाद अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं दोस्तों, मूल्यह्रास घटाते ही क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सकल से निवल हो जाता है। जैसे निवल अप्रत्यक्ष घटाते हैं, तो बाजार कीमत से क्या हो जाता है, कारक लागत। तो दो टारगेट तो हमारे हिट हो गए हैं। अब हमें विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ना है, और विदेशों से शुद्ध कारक आय का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त कारक आय में से विदेशों को दी गई कारक आय माइनस कर देंगे, तो विदेशों से या शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे ही अगर आप इसको जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, आपका काम बन जाता है, यानी आपको प्राप्त हो जाती है बाजार कीमत कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये देखा आपने कितना इजी है दोस्तों। अब देखिए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ। बट शर्त है कि आपके दिमाग में ये जो फॉर्मेट है, ये पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और भी कुछ छोटी मोटी जरूर इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें बताना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आगे जैसे जैसे वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, तब मैं आपको वो बातें भी बताता रहूँगा। अभी हमने शुरुआत कर ही दी है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। जरूरी नहीं है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय बिल्कुल एज इट इज वर्ड के साथ लिखा होगा, वर्ड में फंसाएंगे आपको। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, व्यक्तिगत उपभोग व्यय। व्यक्तिगत उपभोग व्यय, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए, पर्सनल कंजम्पशन जो कि गृहस्थों द्वारा या परिवार द्वारा या गैर निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे हम व्यक्तिगत उपभोग व्यय कहते हैं। तो हमें इसकी गणना करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, आपको ना ये नहीं लिखना होता पूरा, अगर लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए आप उसका पॉइंट नंबर 1 है तो आपने ये लिख लिया। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि एक पॉइंट लिखना। अब आपने पहली चीज तो ढूंढ ली कि भाई निजी अंतिम उपभोग व्यय, सिर्फ वर्डिंग ही तो चाहिए थी, पर बात तो एक ही है। दूसरा आपने ढूंढना है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तो देखिए, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय तो नहीं दे रखा है, मतलब सेम वर्ड नहीं दे रखे हैं, बट लिख रखा है ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब वही है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया। आपको 5 पॉइंट ढूंढने हैं, जरूरी नहीं है 5 मिले, कोई 4 भी हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसमें 6th पॉइंट 7th पॉइंट है,
7 पॉइंट और जोड़ देंगे जो कि हमारा सकल सार्वजनिक व्यय दे रखा है। अब हमें क्या ढूंढना है? सकल घरेलू स्थायी, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को ढूंढना है आपने, ठीक है, जिसमें दोस्तों जो व्यापारी वर्ग है वो स्थायी पूंजी का निर्माण करते हैं और जो उपभोक्ता है वो अपने लिए दोस्तों क्या करते हैं? घर मकान बनाते हैं। घर जैसे आप अपने लिए घर बना रहे हो, क्या एक ही दिन रहोगे या एक ही साल रहोगे? कई सालों तक रहोगे। तो जो घरों का निर्माण होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, तो उसे भी सकल घरेलू पूंजी निर्माण का हिस्सा माना जाता है दोस्तों। तभी मैंने कहा इस पे मैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है इसको ढंग से एक बारी स्पेशल एक वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, एक है सकल व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण। देखिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो कि व्यापारिक वर्ग के द्वारा किया गया है। सकल निवासी निर्माण पूंजी ये जो है ना दोस्तों, ये उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया है। और ये देखिए पहला वाला ये भी कंजम्पशन है, दूसरा वाला ये भी कंजम्पशन है, यानी एक्सपेंड कहते हैं उपभोग है। परंतु दोस्तों आप ये दोनों देख सकते हैं, जो सकल व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण है ये हमारा एक तरीके का निवेश है। तो हम इसे 5th पॉइंट को जोड़ लेंगे। नेक्स्ट हम जोड़ेंगे क्या? सकल निवासी पूंजी निवेश। देखो लिखा भी है निवेश, जो कि हमारा 6th पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर ही हमें क्या मिला है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब इसमें दोस्तों देखिए एक बात याद रखें कि हमारा माल सूची निवेश जो कि स्टॉक में परिवर्तन होता है ना दोस्तों, स्टॉक में परिवर्तन, उसको भी हमें जोड़ना पड़ता है। माल सूची निवेश का मतलब होता है 3 बातें आप समझ ले, तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल। यानी अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को अगर आप माइनस करते हैं तो स्टॉक में परिवर्तन मिलता है, जिसे अन्य रूप में हम कहते हैं माल सूची निवेश, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखिए ग्रॉस हो या इन्वेंट्री हो, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो इसमें देखिए ये बहुत ब्रॉड टर्म है दोस्तों। इसमें हमारे 2 पार्ट में हम इसे बांट सकते हैं। एक होता है स्थायी पूंजी निर्माण और एक होता है कहते हैं माल सूची निवेश। तो सकल पूंजी निर्माण में हमारा व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा जो भी प्लांट का निर्माण किया जाता है, मशीनों की खरीदी की जाती है, और जो गृहस्थ द्वारा यानी परिवारों के द्वारा अपने लिए मकान बनाए जाते हैं, तो उसे हम स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं, स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं। और जो व्यापारिक वर्ग के द्वारा जो भी कच्चे माल पे पैसा खर्च किया जाता है, उन दोनों को जोड़ दें, कच्चा माल मेन वर्ड है, कच्चा माल, इन दोनों को जोड़ दें तभी हमें सकल पूंजी निर्माण मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस वजह से मैंने आपको ये कहा कि आपको ये चारों पॉइंट जोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें माल सूची निवेश को और जोड़ देता हूँ। तो मैंने ये लीजिए, मैंने 9 पॉइंट माल सूची निवेश को जोड़ दिया, ठीक है। मैंने माल सूची निवेश जोड़ा। सबसे पहले मैंने व्यक्तिगत उपभोग व्यय लिया, फिर मैंने सार्वजनिक उपभोग सकल सार्वजनिक व्यय लिया दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने आपको ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिया, फिर ग्रॉस रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड किया, और इसमें मैंने लास्ट में आपके लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड किया। क्योंकि देखिए ये हमारा कंजम्पशन है, ये भी हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। बट दोस्तों देखिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, और ये भी हमारा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इस विधि का नाम ही क्या है? दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट विधि। यानी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के निवासियों के द्वारा जो भी उपभोग और निवेश पे खर्चा किया जाता है अंतिम वस्तुओं पर, अगर आप उसे जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना मिल जाती है। इसे ही हम व्यय विधि कहते हैं। तो देखिए और कोई पॉइंट है? नहीं। अब हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया भाई? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और इन 3 पॉइंट को मिला के, ये 2 पॉइंट मिला के हमारा बन गया सकल पूंजी निर्माण, और स्टॉक में परिवर्तन भी हमने जोड़ दिया। अब हमें जोड़ना है निवल निर्यात। निवल निर्यात को जोड़ना है,
किसको जोड़ना है, निवल निर्यात को। जैसे कि मैंने आपको, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। तो देखिए निवल निर्यात भी दे रखा है यहाँ पे, निवल निर्यात। और निवल निर्यात का मतलब होता है जब हम निर्यात में से आयात को माइनस कर देते हैं, यानी हमारे देश के बहुत सारे व्यापारी या सरकारी कंपनियां या निजी कंपनियां बाहर देश में कुछ बेचती है तो उसे निर्यात कहते हैं, और बाहर देश से कुछ खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। उन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। इसे भी जोड़ा जाता है क्योंकि ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन होता है। इज इट क्लियर? जब हम खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन हो गया और बेचते हैं तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसको और अच्छी तरीके से अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी देखते जाइए आप, आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आएगा। बस सिर्फ मुझे ध्यान से सुना करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये निर्यातों पर आयातों का अधिक है, ये जो है ना, ये भी हमारा मेन पॉइंट है। 5 मेन पॉइंट है दोस्तों, हमने जोड़ लिया 12th पॉइंट को, हमने 12th पॉइंट इंक्लूड कर लिया। अब देखिए हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें हमें कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमें मूल्यह्रास घटाना है, तो मूल्यह्रास घटाते हैं हम। देखिए मूल्यह्रास हमारा कितना है, 0 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं 14 पॉइंट, ठीक। फिर हमें निवल अप्रत्यक्ष कर घटाना है, तो देखिए यहाँ पे आर्थिक सहायता भी दे रखा है और अप्रत्यक्ष कर भी दे रखा है। तो अगर हम अप्रत्यक्ष कर में से, यानी 17 पॉइंट से अगर हम 18 पॉइंट को घटाएं, अगर हम 18 पॉइंट को घटा दें तो हमारा ये निवल अप्रत्यक्ष कर बन जाएगा। या तो आप निवल कहते हैं प्रत्यक्ष कर को घटा दें और आर्थिक सहायता को जोड़े, तब भी एक ही बात बनेगी, ठीक है। ऐसा कर देंगे तो भी एक ही बात है। अब हमें विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ना है। देखो विदेशों से कारक आय तो हमें नहीं दे रखी है, बट विदेशों को, हमने विदेशों के दूसरे देशों ने हमसे कितना कमाया यही दे रखा है क्वेश्चन में। हमने कितना कमाया मान लेंगे 0, अगर नहीं दे रखा तो हम 0 मान के चलते हैं। तो ये माइनस करेंगे हम कितना दोस्तों, हमारा 15 पॉइंट। तो देखिए ये बन गया हमारा पॉइंट। अब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना रह जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है आपको 1400 करोड़, बिल्कुल। आपको 7th पॉइंट दे रखा है आपको 480 करोड़। फिर आपको 5th पॉइंट दे रखा है 120 करोड़। फिर 6th पॉइंट आपको दे रखा है 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़। फिर आपको क्या दे रखा है 6 पॉइंट का 9th पॉइंट। आप देखिए 9th पॉइंट को जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम में करें, इतना ही टाइम होता है एग्जाम में करने का, ठीक है ना। तो ये हो गया 9th पॉइंट। इसके बाद हमने क्या दे इंक्लूड करना है 12th पॉइंट को। तो 12th पॉइंट हमारा क्या है, ये है हमारा 40 करोड़, ये भी हमारा 40 करोड़ ही दे रखा है। अब हमारा 12th पॉइंट के बाद अब हमें घटाना क्या है, ये तो हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया जिसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, भाई सकल पूंजी निर्माण, मतलब ये मेरे 4-5 पॉइंट हो गए, बॉक्स कंप्लीट। अब मूल्यह्रास हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। आर्थिक सहायता हमें कितना दे रखा है दोस्तों, आर्थिक सहायता अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 40 और आर्थिक सहायता दे रखा है 20। और विदेशों को दे रखा है, विदेशों से होता या विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता तो हम जोड़ते, पर ये विदेशों को है इसलिए हम इसको घटाएंगे जो कि 20 करोड़ है। अब देखिए दोस्तों मैं इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करता हूँ आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि आपकी देखिए अगर आप डायरेक्टली सिर्फ आंकड़े लिखते हो और इन आंकड़ों में गलती हो जाती है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट बना देना, क्योंकि ये गलत भी होगा तो आपको इसके कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए 1400 करोड़ लिखा मैंने, 480 लिखा, बहुत ही ध्यान से प्लस करना है आपने, 120, फिर आपका क्या दे रखा है 40, 2 बार दे रखा है 40। तो ये तो आपके पॉजिटिव नंबर्स थे सारे कि भाई ये और ये पॉजिटिव नंबर थे। अब इसमें -20 पहले इसको जोड़ लेते हैं हम, ये हो गया आपके 0,
ये हो गया आपके 10, 12, 16 एंड 20, 20 का 2, ये हो गया आपके 6, 10, 11, 12, 12 का 2 हासिल 1, ये हो गए आपके इतने। अब इतने में से आपको क्या करना है, आपको एक तो माइनस करना है 20 और 40, यानी आपको 20 यहाँ पे आएंगे और 20 यहाँ पे, यानी 40 को माइनस करना है आपको। तो 2200 करोड़ से 40 माइनस करेंगे यदि आप, तो जीरो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, और यहाँ से आपने काटा तो ये आ गया आपका 1 रह गया, और ये यानी आपका आ जाएगा 2000 करोड़ 107, ये 200, मतलब ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना इजी होता है राष्ट्रीय आय की मेजरमेंट करना। अब अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीनों वीडियो के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों विक्की की पाठशाला को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर अभी तक आप वीडियो में हैं तो तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।